सुप्रभात। मैं राजकुमार, हिंदी विभाग एचपीएस कॉलेज मधेपुर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक की सप्रसंग व्याख्या। आइए उससे पहले जान ले नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में अपने ननिहाल सतलखा गांव, जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है, बिहार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली में ये यात्री के नाम से काव्य लिखा करते थे। दीपक पत्रिका का भी संपादक किए रहे हैं। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद इन्होंने नागार्जुन नाम का ग्रहण किया। ये प्रगतिवादी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर कहलाते हैं। राजनीतिक रूप से ये साम्यवादी विचारधारा के कवि थे। यही कारण है कि इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। इन्होंने जीवन के संघर्ष, कष्ट आदि की अनुभूतियों को लेकर आक्रोश, भ्रष्टाचार, अखंडता, मजदूर किसानों की लाचारी पर खूब लिखा है। इनकी कविताओं में मानवीय पीड़ा का स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी के कबीर कहे जाने वाले नागार्जुन ने प्रचंड आत्मविश्वास के साथ समाज में उभरने वाली विसंगतियों पर चोट की है। उन्होंने हमेशा जनता का पक्ष लिया। जिस प्रकार कबीरदास जो है हमेशा जनता के पक्ष में, जनता के फायदे में ही, जनता के आवाज के रूप में जो है अपनी रचनाएं बोला करते थे, लिखा करते थे, ठीक उसी प्रकार नागार्जुन ने भी जन चेतना की आवाज को बुलंद करने का काम किया। चाहे वो शोषित दलितों की आवाज हो, चाहे गरीब की आवाज हो। नागार्जुन की मूल चेतना सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती है। आजादी से पहले और आजादी के बाद के भारत में मात्र कुछ औपचारिक अंतर का ही बदलाव हुआ था। ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। जैसे कि ना ही भूख कम हुई, ना ही अशिक्षा कम हुई, ना ही जो वंचित वर्गों के साथ जो समय अन्याय हो रहा था उसमें भी कमी आई। ये जो है उनके नागार्जुन के मन में निराशा का प्रमुख कारण जो ये बना, चूंकि सभी लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, उसमें ये सब देखने को नहीं मिलेगा। और चूंकि नागार्जुन की हर कविता, नागार्जुन इस विचारधारा के कवि थे, इस विचारधारा के व्यक्तित्व थे ऐसे वो, कि जिनमें वो शोषित जनता के पक्ष में जो है हमेशा जो है खड़े रहे थे, उनके लिए जो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे थे। नागार्जुन इन सभी पक्षों का अपनी कविता में खुलकर व्यक्त किया। इनकी मूल संवेदना मार्क्सवादी है। ये मार्क्सवादी विचारधारा के कवि थे, परंतु इन पक्षों की अभिव्यक्ति के दौरान जहां मार्क्सवाद की यांत्रिकता भी इनके आड़े आई, उन्होंने उसको भी फटकार दिया, उनको भी नकार दिया। यानी कि जब वो अपनी कविता व्यक्त करते थे उस दौरान अगर मार्क्सवाद का कोई भी ऐसा जो है विचार उससे टकराता है जो उनके लक्ष्य को जो है पाने में जो है बाधा बन सकता है, वहां पे उन्होंने मार्क्सवाद का जो है त्याग कर दिया। जी, नागार्जुन ने भूख के प्रभाव और भोजन की प्राप्ति के असीम सुख का प्रस्तुतिकरण किया है। भूख सिर्फ मनुष्य की ही नहीं बल्कि हर मूल प्राणी की है। नागार्जुन अपनी कविता प्रेत का बयान में भूखमरी के शिकार मृत्यु को प्राप्त एक अध्यापक की दशा का यथार्थ चित्रण करते हैं। अकाल और उसके बाद कविता में भी उन्होंने भूख की भयावह स्थिति का वर्णन किया है। नागार्जुन अपनी व्यंग्य कथा रचना चना जोर गरम में भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थपरक अवसरवादी लोगों की पोले खोलते हैं। नागार्जुन जन जन के कवि हैं, वंचित वर्गों के कवि हैं। वे स्वयं की वेदना तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने दलित समस्या पर चिंतन और लेखन भी किया। उनकी कविता हरिजन गाथा सिद्ध करती है कि व्यक्ति की संवेदना सिर्फ जन्म के संयोग से निर्धारित नहीं होती। वे चूंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने जात के बारे में जो है सोचे। उन्होंने
दलितों पर भी जो है, दलितों के उत्थान पर भी विशेष बल दिया था। उनकी रचना हरिजन गाथा के द्वारा ये सिद्ध होती है। इस कविता में दलितों की मुक्ति के लिए सशक्त क्रांति का आह्वान करते नजर आते हैं। उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह जो कि युगधारा 1956 में प्रकाशित हुई थी, सतरंगे पंखों वाली 1959 में प्रकाशित हुई थी, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, और 1980 में उनकी काव्य संग्रह तुमने कहा था का प्रकाशन हुआ था। तो हम लोगों ने उनका परिचय ले लिया। तो आइए अब शासन की बंदूक कविता, जो उनकी बहुत ही प्रमुख रचना में से आती है और उस समय के तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव से लिखी हुई एक कविता है। तत्कालीन परिस्थितियां, जैसे राजनीति के राजनेताओं के कारण जो परिस्थितियां बनी थी, उनकी तानाशाही रवैया के कारण जो परिस्थितियां बनी थी, उन्हीं के विरोध में ये कविता लिखी गई थी। नागार्जुन अपनी कविता शासन की बंदूक में भ्रष्ट व्यवस्था को चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि व्यवस्था बंदूक के बल पर जनता शासन नहीं कर सकती। जनता के प्रतिरोध के आगे शासन की बंदूक गौण होती है। नागार्जुन की कविताओं में जन साधारण का दुख और वेदना दृष्टिगत होती है। उनके काव्य में लोक जीवन और प्रकृति के बीच अटूट संबंध मिलता है। इस प्रकृति में रूप रस के साथ विरोध भी दृष्टिगोचर होता है। आइए उनके कुछ पद को, शासन की बंदूक के कुछ पद को पढ़ा जाए, उसके बाद उसकी व्याख्या कर लेंगे। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर यानी तानाशाही रवैया सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी यानी कि सभी लोग मुख हो चुके हैं, विनोबा भावे जैसे आदमी मुख हो चुके हैं। धन्य व शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर नई कोकिला कूक, जली ठूंठ पर बैठकर नई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। आइए अब इसका व्याख्या करते हैं। नागार्जुन विद्रोही प्रवृत्ति के कवि थे। जहां भी जन विरोधी चरित्र या अत्याचार देखा, उनका विरोध मुखर हो उठता था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 70 के दशक में हो रही सरकारी तांडव लीला से परिचित कराते उन्होंने 1966 ईस्वी में प्रस्तुत कविता शासन की बंदूक लिखी। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, शासन की बंदूक का प्रकाशन वर्ष, तो ये है 1966। उन्होंने इस कविता में तत्कालीन राजनीति का मुखौटा उतारते हुए अपनी बेबाक भाषा में व्यंग्य किया कि उन कंकालनुमा व्यक्तियों की आवाज शासन की बंदूक बनकर आकाश में विस्तृत खड़ी हो गई है। अर्थात उन्होंने यहाँ पे राजनेताओं को कहा है, उन्होंने अपनी आवाज को जनता पर जबरदस्ती थोप दिया है। ऐसे तानाशाह हिटलरों के घमंड पर पूरी जनता थू थू करती है, जिनकी काल में शासन की बंदूक कानी हो गई है। तात्पर्य यह है कि ऐसे तानाशाह राजनेताओं के नेतृत्व में शासन अव्यवस्थित हो गया है। इन नेताओं ने जनता की आवाज को सुनना बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में विनोबा भावे जैसी महान हस्ती भी उसके सामने मौन हो गए। नागार्जुन जी ऐसी व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ऐसा शासन धन्य है जहां सत्य घायल हो चुका है और चारों ओर हिंसा का वातावरण बन चुका है। शासन जनता पर जब चाहे जहां चाहे अपनी बंदूकें तान रहा है, फिर भी ऐसे भ्रष्ट नेता जनता का कुछ नहीं कर सकते। उन्हें जनता के विरोध के आगे या तो झुकना होगा या शासन से छोड़ना होगा, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। प्रस्तुत कविता आज के दौर में भी प्रासंगिक है। इनके विशेष की बात करें, इसमें हिटलर की तरह जो तानाशाही किया जा रहा है
जब भी किया गया उसके ऊपर व्यंग किया गया था। उस समय जो है बंगाल की राजनीति पे व्यंग किया गया था, जहाँ पे जो है हिटलरी जो है रवैया अपनाया जा रहा था। इनमें ठेठ खड़ी बोली, देश शब्दों का प्रयोग है। उनकी जो भी जन चेतना के कवि होते हैं, चाहे कबीर हो या नागार्जुन हो, उनकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि वे जनता की भाषा में रचना करते थे। वे अपनी विद्वता सिद्ध साबित नहीं करते थे, वे अपनी बात को रखने के लिए जो है शुद्ध देशज भाषा जो होती थी, जिधर की जनता को संबोधित करते थे, उसी भाषा में वो जो है बोला करते थे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कक्षा पसंद आई है।